अस्सलाम वालेकुम। कल 1-2 मिस्टेक हो गई थी जल्दी-जल्दी में तो पहले चैप्टर का जो हमने एमसीक्यूज़ किए थे, उसमें पहले-पहले एमसीक्यूज़ का जो आंसर होगा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा और मैंने बाय मिस्टेक जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो टिक कर लिया था। इसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा। और दूसरा हमारे पास जो नंबर 9 एमसीक्यूज़ है, इसका जो ऑप्शन है वो बी है क्योंकि एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला जो होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जो है मॉलिक्यूल्स की या किसी भी एटम की। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अगर इसको लिखूँ H2O2 तो ये 2-2 कैंसल हो जाएगा और इसका जवाब होगा एशो जो कि ऑप्शन बी है। तो ये 2 चीज़ें सही कर लीजिएगा, ठीक है? अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 में हम आते हैं, चैप्टर 2 हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक्स पे कि टॉपिक कौन-कौन से हैं। इसमें डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम की थ्योरी पढ़ेंगे, मॉडर्न थ्योरीज़ पढ़ेंगे, मतलब सारा कुछ जो है वो इसमें हम एटम और एटम से रिलेटेड उसके जो पार्टिकल्स हैं और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तो अब आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे। तो हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है तो इसमें सब सब चीज़ें हाइलाइट करने की हैं, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें हाइलाइट करने की हैं। इसको थोड़ा-सा और क्लियर कर देते हैं हाइलाइट ये है, ठीक है। द वर्ड एटम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटोमॉस तो ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि कौन से वर्ड से जो है वो ग्रीक वर्ड से एटोमॉस से मीन्स इनडिविजिबल मतलब ये इंट्रोडक्शन जो है वो एक ग्रीक वर्ड एटोमॉस से है और इसका जो मतलब है एटम जो है वो फर्दर डिवाइजेबल ना हो और ये किस साहब ने सजेस्ट किया था? ये हमारे पास राइट साइड पे इसकी पिक्चर है, डेमोक्रिटस, ठीक है। डेमोक्रिटस तो ये इस साहब ने हमारे पास जो है इन्होंने कहा कि एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा इतना ही याद कर लीजिए, ग्रीक साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था एटम का और डेमोक्रिटस जिसने बताया था कि जो एटम मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब उसके बाद फिर एक नई बहस आ गई कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस डेमोक्रिटस साहब ने बताया कि जो एटम है वो डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए जॉन डाल्टन साहब और चैडविक और दूसरे काफ़ी साइंटिस्ट आए, तो इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। Dalton atomic theory explained chemical nature, matter and existence individual, but in 19th century, subatomic particles were discovered by different scientists. ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वाज़ डिस्कवर्ड बाय एम फैराडे। अब यहाँ पे ये एम फैराडे साहब विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन। इन्होंने जो है वो कहा कि नहीं एटम जो है मज़ीद डिवाइड हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल में जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है? तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको बताया कि नहीं जो है वो एटम मज़ीद डिवाइड हो सकता है, ठीक है? तो इसको भी हाइलाइट कर लेते हैं। अच्छा, ये मेन चीज़ ये थी एटम किसने एटम जो है ग्रीक वर्ड एटोमॉस से निकला है और डेमोक्रिटस साहब ने बताया कि मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिसमें जे थॉमसन, विलियम क्रूक्स एम फैराडे इन्होंने बताया कि नहीं मज़ीद जो है वो डिवाइड हो सकता है। अच्छा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लें। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है? इलेक्ट्रॉन इज़ लाइटेस्ट पार्टिकल कैरिंग नेगेटिव चार्ज इज़ एन एटम डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड विलियम क्रूक्स। जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स ये नीचे देखें, ठीक है? इन्होंने क्या कहा कि जो एटम का जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, ठीक है? तो ये चीज़ मेन हाइलाइट करने की थी और दूसरा ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक ट्यूब के ज़रिए किया गया था, ठीक है? ये देखें डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने यूज़ की थी और ये देखें विलियम क्रूक डिस्चार्ज ट्यूब, ये विलियम क्रूक साहब ने जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब दी थी और इसके थ्रू उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ये देखें प्रोटॉन की चार्ज को एनोड पॉजिटिव और कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज। अच्छा एनोड के पार्टिकल जो है वो कैथोड की तरफ जाते हैं और कैथोड के जो है वो एनोड की तरफ जाते हैं। थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अब आप इसको ये भी आ सकता है कि एनोड जो है कौन-सी चार्ज कैरी करता है और कैथोड जो है कौन-सी चार्ज करता है। एनोड किस तरफ मूव करता है और कैथोड किस तरफ मूव करता है। तो कैथोड पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और एनोड जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। जैसे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर तो इसी कॉन्सेप्ट के अच्छा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड है जिसे देखें फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इसमें बता रहा है प्रॉपर्टी दे ट्रैवल स्ट्रेट लाइन्स कैथोड टुवर्ड्स एनोड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो है हमेशा कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, इसी वजह से वो एनोड की तरफ मूव करता है और स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है? अच्छा इसका एक चीज़ ये है और दूसरी ये चीज़ इसका जो नंबर 5 पार्टिकल्स है, कि कितनी चार्ज जो है वो कैरी करता है, ठीक है? कैथोड जो है 1.7588 इंटू 10 पावर 8 कूलम पर ग्राम, ठीक है? इतनी चार्ज जो है वो कैरी करता है, बाकी इसमें नेगेटिव चार्ज है, एनोड की तरफ मूव करता है, ये चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, ये दूसरी चीज़ है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस साहब ने की थी? ये आपके पास गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन ने की थी वही जे थॉमसन इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद उन्होंने जो है किया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और वही डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने यूज़ किया, ठीक है? और इन्होंने कहा कि नहीं प्रोटॉन भी जो है वो एनोड की तरफ जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज करता है, डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्रोटॉन भी है। तो प्रोटॉन की ने कहा प्रोटॉन वाज़ ऑब्जर्व्ड बाय सेम apparatus कैथोड। कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब ये देख रहे हैं? ये कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने यूज़ किया और विद प्रिफर्ड कैथोड गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड बाय द ओनली नेगेटिव चार्ज कैथोड रेज़ बट पॉजिटिव चार्ज रेज़ मूविंग अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द कैथोड मतलब ये कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन ज़ाहिर है अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा? वो मूव करेगा। अच्छा जी, इन्होंने क्या कहा कैथोड रेज़ को दीज़ रेज़ आर कॉल्ड कैनाल रेज़ मतलब कैनाल रेज़ को इन्होंने क्या नाम दिया प्रोटॉन्स का। अब 3 नाम हो गए प्रोटॉन, कैनाल रेज़ और एनोड ये तीनों जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, सॉरी। अब आते हैं नीचे हम नीचे कैनाल रेज़ प्रोटॉन है उसकी जो है वो
ठीक है, तो अब देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़ वही सेम जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरह ही हैं। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और कैथोड की तरफ मूव करते हैं और प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑब्जेक्ट इन प्लेस देयर पाथ। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम हाइलाइट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और इसका जो एमसीक्यूज़ आ सकता है इसमें से और जो मेरे ख्याल से अभी आया भी है वो ये है, द मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम मोर देन इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो है मास कहना इसका मास जो है वो कितना टाइम ज़्यादा होता है, तो 1836 टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी इसी तरह ही हुई जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इन्होंने भी क्या किया, इन 1920 रदरफोर्ड प्रेडिक्टेड द एटम मस्ट possess another neutral positive equivalent mass of proton। मतलब वो कह रहा है कि रदरफोर्ड साहब ने कहा कि एक अदर पार्टिकल है जो प्रोटॉन की जितना मास जो है कैरी करता है। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो आपके नीचे एक्सपेरिमेंट ये दिया हुआ है। तो उन्होंने भी कहा कि अब उन्होंने क्या कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की उन्होंने बताई। अब मजीद हम इसमें डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहे कि मोटी-मोटी चीज़ें पढ़ें, ताकि आप डिटेल में जाएँगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन में क्या है, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स। एक तो ये हो गया दे हैव नो चार्ज, एक एमसीक्यू ये हो गया। दे हैव, इसको हाइलाइट कर लेते हैं। ठीक है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन। अब ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना है, वो प्रोटॉन के बराबर है तकरीबन। दीज पार्टिकल आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग इन मैटर। ये लास्ट नंबर 4 पॉइंट जो है, ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो किसकी होती है, वो न्यूट्रॉन की होती है। अच्छा जी, ये अब सब छोटी छोटी चीज़ें आ गई। नीचे देखें एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जो क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब ऐसा जो है वो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसको हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही असल जो है वो आपके जो है एटॉमिक नंबर है, जिसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है मास नंबर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर। मतलब जो न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये फार्मूला है उसका, ठीक है। ये फार्मूला भी हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी होंगे इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर, तो उसको हम बोलेंगे मास नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप मास नंबर बोलेंगे, नहीं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, वही आपका जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा, इसकी कुछ ये चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। कि मास नंबर जो है वो ए से रिप्रेजेंट होता है, वो लेफ्ट साइड पे किसी भी एटम के, फर्स्ट करें लेट्स सपोज मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है। तो ये जो है आपका एटॉमिक जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये ऊपर वाला जो है एटॉमिक मास को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह रिप्रेजेंटेशन होती है, तो इसमें से भी एमसीक्यूज होप्स होके आ सकते हैं। अच्छा, लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि रदरफोर्ड साहब ने कौन से ईयर में जो है वो कैरीड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रोपोज्ड न्यू मॉडल ऑफ द एटम। उन्होंने कौन सी न्यू मॉडल जो एटम की सीरीज दी थी वो कौन से ईयर में, 1911 में दी थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ आ सकता है, कॉन्क्लूजन रदरफोर्ड गोल्ड फाइड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जो शीट यूज़ की थी वो गोल्ड फाइल की यूज़ की थी। ये एमसीक्यूज़ जो है वो आ सकता है, जिसपे इन्होंने अल्फा रेज़, बीटा रेज़, गामा रेज़ और इस तरह की जो है वो एक्सपेरिमेंट की थी। ये मोटी-मोटी चीज़ें देख लें। रदरफोर्ड पोस्टुलेट्स एंड डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये तो इतने खैर नहीं आएँगे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं हम लिमिटेशंस। अच्छा, बोहर बोहर ने क्या किया, ये चीज़ थोड़ी-सी जो है वो सवाल आ सकता है। नील बोहर इन 1930 में नील बोहर साहब ने जो है एक एटॉमिक मॉडल तैयार किया था, जिसमें इन्होंने कहा कि इन दिस मैटर शो दैट द फोल्ड फर्स्ट रिमूव द रदरफोर्ड मॉडल, सेकंड एक्सप्लेन इन द लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन बेस्ड ऑन द क्वांटम एक्सपेलेंस, ठीक है। इन्होंने जो है मज़ीद कहा कि नील बोहर ने कहा कि जो एटम के जो बाहर कुछ शेल्स बनते हैं, जिसको हमने के एल एम एन इस तरह उन्होंने नाम दिया, और उन्होंने कहा कि एटम मज़ीद जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जो घूमते हैं वो एक शेल बनता है, और वो एनर्जी भी कैरी करता है। जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो सब शेल में घूमता है, वो उन्होंने नाम दिया के एल एम एन। और ये, और वो जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो कोई ना कोई एनर्जी कैरी करते हैं। तो इन्होंने वो चीज़ें बताई, ठीक है। तो लिमिट ये किसने बताया, बोर साहब ने। और किस ईयर में बताया, 1913 में ये जो है इन्होंने के एल एम एन और ये शेल जो है वो डिस्कस किया। अच्छा जी। उसके बाद ये तो थ्योरी है सारी, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये देख लें, ये थोड़ा-सा काम की चीज़ है, ठीक है। एन शेल है, एम शेल है, एल शेल है, के शेल है। के शेल जो है वो पहला होता है, फिर एल शेल, ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एनर्जी, ये चीज़ें। फर्स्ट लेवल इज़ के शेल एंड हैज़ लेस एनर्जी। मतलब जो के शेल होगा वो सबसे कम एनर्जी करेगा, उसके बाद जो एल होगा वो के से ज़्यादा करेगा। इस तरह जैसे-जैसे आप बढ़ते जाएँगे तो एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है कि क्या एल शेल की एनर्जी के से ज़्यादा होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है वैल्यूज़, ठीक है, कि किस शेल में कितने जो है वो सब शेल होते हैं। शेल्स में भी सब शेल्स होते हैं। अच्छा, के में ओनली एस होता है, एल में एसपी होता है, एम में एसपीडी होता है और एन में एसपीडीएफ होता है। मतलब क्या, इसी तरीके से अगर ये सेल सब शेल आपको याद होंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो के में कितना हो गया, सबशेल सिर्फ 1 हो गया, और एल में सबशेल कितने हो गए, 2, और एम में कितने हो गए, एसपीडी, ठीक है। अच्छा, और ये कैरी कैसे करेंगे, ये कितने इलेक्ट्रॉन के जो है शेल कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, पहले ऑर्बिट में होता है, एनर्जी लेवल 1 होता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं, और एम शेल में ये सारी जो है वो इसकी इसी तरह इन्होंने वो डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, सब शेल्स में, और एनर्जी कैसे-कैसे और इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन एटम्स की दी हुई है। तो इसमें से भी एमसीक्यू जो है बन सकता है कि जो है वो, चलें इसको हाइलाइट नहीं करते हैं, वैसे ही हाइलाइटेड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तकरीबन हाइड्रोजन से लेकर आर्गन तक, ठीक है? तो इसको भी थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं हम एमसीक्यूज़ पे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? अब आते हैं ये एक्सरसाइज़ के एमसीक्यू।
अच्छा, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर एडेड इन टू ऑब्टेन, ये होता है ऑप्शन बी, नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स, ठीक है। इन प्रोटॉन नंबर इज 19, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विल बी, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसकी मैं आपको दिखा दी, तो ये इसका ऑप्शन बी होगा। ये करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन न्यूक्लॉन्स नंबर ऑफ पोटाशियम, अगर 39 है पोटाशियम का जो है वो एटॉमिक मास, और उसका जो एटॉमिक नंबर है 19 है, देन न्यूट्रॉन, तो आपका पता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो है वो सम होता है, इसी वजह से इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, ठीक है। और इसका ऑप्शन 98 पॉइंट, ये जो मैं जल्दी जल्दी टिक कर लेता हूँ, ठीक है, 98 होगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग, ये मैंने आप लोगों को जोर देके बताया था, न्यूट्रॉन्स। हाउ मेनी सब शेल इन एल, एल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, के में 1 होता है। डी ब्रोगली का आप देख लें कि कौन से ईयर में है। डी ब्रोगली का 1925 ईयर है, ये थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद ये देखें नंबर 9 एमसीक्यूज में बुक से मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नेम द मटेरियल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसमें कौन सी जो है मटेरियल यूज हुई थी, वो गोल्ड फॉइल यूज हुआ था, GOLDFOIL, गोल्ड फॉइल यूज हुआ था। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं है, तो इसको मैं सही करके जो है वो लगा दूंगा। दूसरा हमारे पास है कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्सरेज जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद जो है हम जो वीडियोज़ बनाते रहेंगे, आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।